और इस वक्त की बेहद अहम खबर, मुल्क की राजधानी यानी दिल्ली पहुंचा कोरोना वायरस। जी हां, दिल्ली में पहले मामले की तस्दीक हो गई है। दरअसल इटली से लौटे एक हिंदुस्तानी में कोरोना वायरस की ये तस्दीक हो चुकी है और साथ ही साथ हैदराबाद में भी एक कोरोना वायरस मामले की तस्दीक हो चुकी है। हालांकि मुतासिर शख्स को सख्त निगरानी में रखा जा रहा है। तो मुल्क की राजधानी दिल्ली से ये खबर, जहां पहले मामले की कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, इटली से लौटे हिंदुस्तानी में कोरोना वायरस की तस्दीक की गई है और साथ ही साथ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी एक कोरोना वायरस मामले की तस्दीक हो गई है। दोनों को ही सख्त निगहदाश्त में रखा जा रहा है। तो अहम खबर, दिल्ली में कोरोना वायरस के पहले मामले की तस्दीक हुई है। इटली से लौटे थे हिंदुस्तानी जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक की गई है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी कोरोना वायरस के एक मामले की तस्दीक की जा चुकी है। हालांकि पूरी तरह से अलर्ट पर है हुकूमत और जो मुतासिर शख्स हैं उनको गहरी निगहदाश्त में भी रखा जा रहा है। और एक और अहम खबर, रांची की निर्भया के कसूरवारों की सजा का ऐलान कर दिया गया है। तमाम 11 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सबसे अहम बात यह कि सिर्फ 100 दिनों के अंदर कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। आपको बताएं कि पिछले साल 26 नवंबर को रांची के काके में ये वारदात हुई थी। कानून की तालिबा को अगवा करके इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई थी। 12 मुलजिमीन को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक नाबालिग था। तो रांची की निर्भया के कसूरवारों की सजा का ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ 100 दिनों के अंदर कोर्ट में सुनवाई पूरी की गई। 11 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पिछले साल 26 नवंबर को रांची के काके में ये वारदात हुई थी। एक कानून की तालिबा को अगवा करके उसके साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई थी। 12 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक नाबालिग था, जिनमें से अब 11 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा 100 दिनों के अंदर कोर्ट ने सुनाई है। एक और अहम खबर, पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया इस्मतदरी और कत्ल के मुजरिमों के लिए जारी डेथ वारंट की तामील पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कल सुबह 6 बजे चारों मुजरिमों को तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। इस सब के बीच मुजरिम पवन गुप्ता ने एक बार फिर सदर जमहूरिया से रहम की अपील की है। इससे पहले डेथ वारंट पर रोक लगाने की पवन गुप्ता की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि जिस तरीके से एपी सिंह लॉ का मजाक बना रहे थे, लॉ को मैनिपुलेट कर रहे थे, उस पर आज बैन लगा है और कल वो डेट है जिसमें हैंग किया जाएगा। देखिए सर, समझना ये पड़ेगा कि जो हमारा आर्टिकल 21 है या जो कानून है, उसका इंटेंशन ये है कि कोई भी अगर अच्छे आशय से कानून में जाता है न्याय मांगने के लिए या अपने बचाव करने के लिए, तो निश्चित रूप को उसको दिया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जब हमने ये पिटीशन पटियाला हाउस कोर्ट में 18 में मूव की थी दिसंबर में, कोर्ट इनको बराबर 1 साल तक पूछता रहा क्या कोई पिटीशन पेंडिंग है, लेकिन एपी सिंह कोर्ट को गुमराह करते रहे। इस पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 बार पोस्टपोन कर दिया अपना ही ऑर्डर, इसलिए कि उनके पास अगर रेमेडी है वो अवेल कर ले। लेकिन जब ये ऑर्डर 17 फरवरी को माननीय पटियाला हाउस कोर्ट ने किया, उसमें उन्होंने एक बात को क्लियर मेंशन कर दिया था कि अब अगर ये किसी भी रेमेडी का क्लेम करते हैं तो ये समझा जाएगा कि ये डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था जिसमें इनको 7 दिन का समय दिया गया था, वो टाइम लैप्स कर चुका था। इसलिए इस कोर्ट ने आज जो ऑर्डर किया वो बहुत अच्छा ऑर्डर है और फाइनली ये तीसरा डेट वारंट जारी हुआ। 15 दिन का इनके पास टाइम था, लेकिन अलग अलग चुपचाप बैठे रहे। एक दिन पहले वो भी जिसका डालना था उसको नहीं डाले। इन्होंने पूरा समय खराब किया है, कोर्ट को गुमराह किया है, सिस्टम को गुमराह किया है और आज इनकी अपील खारिज हो गई है।
और कल उनको फांसी। वकालतनामा भी नहीं जमा किया था उन्होंने। हाँ, सबसे अहम बात, जो कानून का रखवाला है वही अनलीगल काम कर रहा है। कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं कि मैं वकील हूँ पवन का, और वकालतनामा इन्होंने साइन नहीं किया, वकालतनामा कोर्ट में जमा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, सिस्टम को ही गुमराह किया। आज इनकी अपील खारिज हो गई है, कल मुजरिमों को फांसी। देखिए, हमें अपने न्याय व्यवस्था पर शुरू से भी भरोसा था, आज भी है। हाँ, बीच में कई ऐसे सिचुएशन आए, हम परेशान हो गए, डगमगाए, लेकिन हमारी विश्वास न तब खत्म थी न आज खत्म है। अब फाइनली कल उनको फांसी हो। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने मामले को बड़ी आईनी बेंच में भेजे जाने की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। अब 5 रुकनी बेंच ही मामले की समाअत करेगी। वज़र है कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया गया था। धारा 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरुण सिन्हा जी, जो लॉयर हैं और याचिका भी इन्होंने दायर की थी इस मामले पर। सर, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या कुछ फैसले में रहा? देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ हेडेड बाय मिस्टर जस्टिस रमना का जो फैसला आया है, वो फैसला इस बात का था कि 370 एब्रोगेशन को चैलेंज करते हुए जिन लोगों ने याचिका लगाई थी और उस पर जब सुनवाई शुरू हुई तो उनका एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन आया कि इस मैटर को लार्जर बेंच यानी कि 5 जजेस से ज़्यादा बड़ी बेंच को रेफर किया जाए। उनका जो तर्क था कि प्रेमनाथ कौल का एक जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही है, संविधान पीठ का 59 का, और दूसरी जजमेंट है 1969 का संपत प्रकाश में। उनका कहना था कि दोनों का जो रेशियो है दोनों में कन्फ्लिक्ट है और दोनों ही जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फैसले थे, लिहाजा इस मामले को लार्जर बेंच को भेजा जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी दलील सुनी और हम लोगों ने भी उस रेफरेंस का विरोध किया था, यह कहते हुए कि जो हमने वी द सिटीजन की तरफ से 35A को स्क्रैप करने की मांग की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 2014 में, हमारी उस मांग को केंद्र सरकार ने मानते हुए और पार्लियामेंट में एक संशोधन ले आकर के स्क्रैप किया गया। हम लोग उस स्क्रैप का समर्थन करते थे कि होना चाहिए था। हम लोगों ने विरोध किया कि किसी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं है, और आप देखेंगे कि भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने भी विरोध किया कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, इस मामले को लार्जर बेंच को नहीं भेजा जाना चाहिए। हम लोगों की दलील को स्वीकारते हुए मैटर को लार्जर बेंच को भेजने से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले में उसको मना कर दिया और पिटिशनर्स के कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया। आज का यह फैसला इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जो चैलेंज करने वाली याचिकाएं हैं उनका निस्तारण यथाशीघ्र हो जाएगा। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ वरुण सिन्हा, ये कहते हुए कि जो ये पूरा मामला है कैसे सुप्रीम कोर्ट में आज जो जस्टिस रमना है उन्होंने इस पे सुनवाई की और तमाम चीज़ों को, दलीलों को सुनते हुए उन्होंने फैसला सुनाया कि किस तरह से ये जो मामला है इसे 7 जज में नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि जो 1959 और 1969 में जो सुनवाई हुई थी उसमें किसी तरह का विरोधाभास नहीं है जिस तरह की मांग याचिका में इसके विरोध में की गई थी। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला की हिरासत मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई 5 मार्च को होगी। उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट की जानिब से उमर अब्दुल्ला की हिरासत को चैलेंज किया गया है। वहीं आज जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसमें इंतज़ामिया ने उमर अब्दुल्ला की PSA के तहत हिरासत को जायज़ करार दिया है और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने उमर अब्दुल्ला को नज़्म ज़ब्त के लिए ख़तरा बताया। और वहीं बीजेपी लीडरों की इश्तियालंगेज बयानात बाजी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। समाजी कारकुन हर्षमंदर ने आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा समेत कई लीडरों के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। अर्जी में इन तमाम के खिलाफ इश्तियालंगेजी के मामले में FIR दर्ज करने की अपील की गई है। अदालत इस अर्जी पर बुध के रोज समाअत करेगी। दिल्ली के फ़िरक़ेवाना तशद्दुद को MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मनसूबा बंद नस्ल कुशी बताया है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे विनीत कुमार से खास बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुलिस फसाद बर्पा करने वालों का साथ दे रही थी और हुकूमत खामोश थी। असदुद्दीन ओवैसी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से दिल्ली की जो हिंसा हुई है कैसे देखते हैं सर? ये इसको हिंसा नहीं कह सकते आप, ये प्री प्लान तरीक़े से एक जेनोसाइड प्रोग्राम वहाँ पर हुआ है
ये तो हिंसा नहीं है, तो बाकायदा प्लानिंग प्रोग्राम के साथ किया गया है और पुलिस उनका साथ दे रही थी, सरकार खामोशी बनाई बैठी थी। इसीलिए आज हम देखते हैं कि 45 लोगों की मौत हुई है, हज़ारों करोड़ की जायदाद को नुकसान पहुंचा है और कई लोग बेघर हो चुके हैं। तो यही है इसकी हकीकत। सर, मैं कई भड़काऊ बयान की बात की जा रही है। सर, आपके पार्टी की भी जो कई सांसद हैं, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि भड़काऊ बयान है। बिल्कुल 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 हमारी वजह से फसाद हुआ। हमने ही कहा गोली मारो, हमने ही कहा कि पूरे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, हमने ही कहा। बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं सर, अभी जो सर जिस तरह से इस्माइल साहब का बयान आया सर, मेरे दोस्त इस्माइल साहब ने क्लैरिफिकेशन दिया है, मैंने भी उनसे बात की है। मुफ्ती साहब को मैंने कहा है कि आप जरा क्वेश्चन एक्सरसाइज करें। मुफ्ती साहब ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है, तो देख लीजिए ना, देखकर मुझसे सवाल करिए आप। थैंक यू सर। कैंसन आपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और दिल्ली तशद्दुद के ताल्लुक से मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तक तो दिल्ली में माहौल की बात हो रही थी, लेकिन अब देख रहे हैं संसद में इस मामले को कांग्रेस पार्टी उठा रही है। सड़क पे दंगा और संसद में पंगा, ये कुछ लोगों का बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडिशनल धंधा है। और किस तरह से अमन के जो माहौल बन रहा है उसको जो है वो हाईजेक करो, उसको जो है वो फिर से कन्फ्यूज़न क्रिएट करो, इसकी कोशिश है। हमें आज दिल्ली के लोगों ने इस तमाम उद्दंडता अराजकता के दौरान भी जो अमन और इंसानियत की तस्वीर और अमन और इंसानियत की नज़ीर पेश की है पूरी दुनिया के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, वो एक बहुत ही उनको सर झुका करके सलाम करते हैं, नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं। और जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों ने और समाज के सभी वर्गों ने मिल करके उन शैतानी साजिशों को परास्त किया है, उसको शिकस्त दी है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और यही ताकत हमारी जो एकता की ताकत है, एकजहती की ताकत है, गंगा जमनी तहजीब की ताकत है, इसी ताकत ने हमारे देश के एकता और सौहार्द के ताने बाने को मजबूत कर रखा है। और कुछ लोगों को ये खटकता है, कुछ लोगों को लगता है कि इस ताने बाने को कैसे डिस्टर्ब करो, कैसे डिस्ट्रॉय करो। सर, कांग्रेस पार्टी तो यहाँ तक कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह पे सारा इल्जाम डाल दिया, उनका रेजिग्नेशन मांग लगता है कि ये जो लोग भी चाहते हैं डिस्कशन करना, डिस्कशन सरकार कभी नहीं भागती, डिस्कशन करिए आप। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जो लोग इन साजिशों के सूरमा हैं उनके चेहरे बहुत बेनकाब होंगे, और वो लोग भी बेनकाब होंगे जिनके की दंगों के 5000 से ज़्यादा दंगों के इतिहास और दंगों का दाग उनके दामन पर लगा हुआ है। और वैसे ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अब जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ जाकर दौरा करना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी बात का कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि इसी तरह की जहरीली भाषा बोल करके वो जो है वो अपनी सियासत की दुकानें चला रहे हैं। कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन सवाल जो है बार बार उठाया जा रहा है, बीजेपी नेताओं के भी कई लोगों के नाम उसमें लिए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो, मुझे लगता है कि इसमें किसका नेता है, किसका अभिनेता है, किसका नायक है, किसका खलनायक है, ये सब छोड़िए। कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी देश के अमन को बर्बाद करने और उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और जिन्होंने भी किया है उनको उसकी सज़ा मिलेगी, उस गुनाहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, आखिरी सवाल, कल हमने दिल्ली में देखा कई तरह की अफवाहें फैली और माहौल ख़राब होना शुरू हो गया। देखिए, हमें अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग अभी भी इस फिराक में हैं कि किस तरह से जो है वो अमन का जो माहौल बन रहा है उसको बिगाड़ा जा सके, और समाज के सभी वर्गों को इस बात की जिम्मेदारी है कि ऐसे जो लोग हैं, जो लोग की गुमराह करने की कोशिश करें, अफवाह फैलाने की कोशिश करें, उनको वो शिकस्त दे, एकजुट होकर के शिकस्त दे। यही हमारी ताकत है। और दिल्ली तशद्दुद पर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तशद्दुद के लिए सिर्फ मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। ये सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। 3 दिन दंगे हुए, रात और दिन 24/7 3 दिन दंगे होते रहे। केंद्रीय सरकार के किसी मंत्री को न कोई स्टेटमेंट देते देखा गया और न ही कहीं घूमने के लिए गए, और जिसके कारण यहाँ की पुलिस भी देखती रही। उसकी जो फुटेज आज दिखाई दे रही है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी भी होती है कि न तो केंद्रीय सरकार कोई एक्शन लेती है
और न ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेती है और न ही पुलिस। सब लोग तमाशाई देखते थे। केंद्रीय सरकार चाहती थी कि जितने मरे मरने दो, जो जलता है जलने दो। कहीं फायर ब्रिगेड भेजने की कोशिश नहीं की। फायर ब्रिगेड जहां जाना चाहते थे पुलिस ने उनको अनुमति नहीं दी और कहा हम सिक्योरिटी भी नहीं देंगे। भड़काऊ भाषण भी आप मानते हैं? भड़काऊ भाषण भी रूलिंग पार्टी के लीडरों ने ही भी है। तो इसका मतलब है कि इन दंगों के पीछे केंद्रीय सरकार खुद थी और इनकी पार्टी थी। और कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर हुकूमत फिक्रमंद होती तो नौबत यहां तक पहुंचती ही नहीं। हिंसा आप सब जानते हैं कैसे हुआ, बेकार घुमाने का कोई क्या जरूरत है। एक सरकार थे यहाँ क्या ये 3 दिन से गायब थे। ट्रम्प को जितने मेजबानी करना चाहिए करो, लेकिन हिंदुस्तान के दिल्ली जो हमारा कैपिटल है वहाँ जो खून बहते हैं, आगजनी होते हैं, लोग घर छोड़ के भागते हैं, तब इस तरफ तुम देखोगे नहीं, सोचोगे नहीं। वो जो एक कहावत है ना कि जब रोम की नगर जल रही थी तो वहाँ का राजा नीरो वो बांसुरी बजा रहे थे। ये हाल ऐसा हुआ जब दिल्ली जल रहे थे। हमारा दिल्ली के गृह मंत्री, हिंदुस्तान के गृह मंत्री अहमदाबाद जाके मेजबानी कर रहे थे। मेजबानी जरूर करो, लेकिन अपने देशवासियों की जिस ढंग से निशंस हत्या लीला चल रही थी उसके बारे में ध्यान करना चाहिए था। अगर ऐसा करते तो इस घटना की इस नौबत हमारे लिए नहीं आते। नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 808वां उर्स आज इख्तिताम पजीर हो गया। लाखों ज़ायरीन ने उर्स तक़रीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उर्स मुबारक में शिरकत के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक से भी आशिक़ान ख्वाजा की आमद होती है। कुल की रस्म के बाद जन्नती दरवाज़ा बंद कर दिया गया। लाखों की तादाद में अजमेर आने वाले ज़ायरीन के लिए दरगाह और उसके करीब के गेस्ट हाउस में खुद्दाम की जानिब से इंतज़ाम तो किया ही जाता है। इस बार अजमेर से 15 किलोमीटर दूर भी 1 लाख से ज़्यादा लोगों के ठहरने का इंतज़ाम दरगाह कमेटी की जानिब से किया गया था। तो आप देखिए हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की ये खुसूसी बातचीत। इजाज़त दें, आदाब। अजमेर की धरती से जो पूछोगे तो कहेगी है विर्द हमारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा। आज 808वां उर्स ख्वाजा सुल्तानुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का इख्तिताम पजीर कुल के साथ हो गया है। यहाँ पर जो लोग आए वो यहाँ पर उन्होंने क्या हासिल किया और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आम ज़ायरीन भी मौजूद हैं। चाहते हैं आज एक बड़ा चैलेंज था 808वां उर्स। पूरे दुनिया की नज़रें यहाँ पर थी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, किन तकलीफ़ों से मसाइल से गुजरना पड़ा और जब उर्स का इख्तिताम पजीर पहला मरहला हो गया तो कितनी सुकून महसूस हो रहा है। बिल्कुल, अब लग रहा है कि जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी वो बहरहाल पूरी हुई है और कुछ सुकून है कि अब हमारा जो एक 4 रातों का एक सफ़र था वो थोड़ा आराम में आएगा। और नहीं, जाहिर बात है क्योंकि इस मरतबा काफ़ी नई चीज़ें थी हमारे तजुर्बात के लिए और ज़ायरीन का काफ़ी दिन तक रुकना एक हमारे लिए बात थी। सफाई का था, कोरोना वायरस जैसी एक वबा का एक पूरा हंगामा था, उस स्वाइन फ्लू की भी कुछ असरात यहाँ पैदा हुए, तो इस तरह की तमाम चीज़ें थी। तो हमें डर था इतना बड़ा मजमा हमारे साथ यहाँ जमा रहा है, इज्तिमाई तौर पर लाखों लोग यहाँ एक साथ हैं, खुदा ना खासा कुछ होने तो बराबर फॉगिंग करवाना, उनके ऊपर निगाह रखना, मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड कराना, ये तमाम चीज़ें हमारे साथ कहीं ना कहीं पैरेलल टू चल रही थी। उसके साथ साथ जो ज़ायरीन वहाँ से आ रहे थे अपने जो है कायड़ विश्राम स्थली में जो शहर से बाहर है 15 किलोमीटर बाहर बताया जा रहा है, वहाँ से लोगों के जाने के इंतजाम, लोग जो है गाड़ी वाले, बस वाले, ऑटो वाले उनके साथ जो है चीटिंग न करें, फ्रॉड न करें, उस पर भी नजर रखने की। बिल्कुल, इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े इश्तिहार लगाए गए थे कि भाई यहाँ से जाने का किराया 20 रुपये, आने का 15 रुपये रोडवेज़ में, इसके अलावा टेम्पो का फिक्स दर करी गई, उसके स्टिकर वहाँ पे चस्पा किए गए, बाकायदा RTO की पेट्रोलिंग टीम रहती थी, वो बाकायदा उनकी मॉनिटरिंग करती थी, हर वक्त वो सारी चीज़ों में निगरानी लगाया करती थी। और अब तो ज़ायरीन इतना समझदार हो चुका है, वो खुद अपने हक के लिए बात करता है, तो कोशिश ये थी कि वो हर तरह से उसको सहूलत दी जाए और जो एक किफ़ायत की बात है वो उस गरीब तक पहुँचे। यकीनी तौर पर जो है, आइए कुछ और लोगों से जानते हैं, आपने पूरा उर्स देखा, कैसा लगा, किस तरह का अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, ये मेरा फर्स्ट टाइम था इधर उर्स में। व्यवस्था सारी बहुत अच्छी थी, फोटोज वगैरह भी बहुत अच्छे से खींचने को मिले, लेकिन मज़ा बहुत आया। ऐसा एक्सपीरियंस शायद से फिर कभी ना मिले, दोबारा वापस आएंगे, थोड़ा व्यवस्था चेंज होगी तो उसमें भी बदलाव होते रहते हैं व्यवस्था में भी, लेकिन ये व्यवस्था में बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। जी, आपका नाम? नसीब अली शेख। कहाँ तशरीफ लाए?
हम तो मुंबई से आए हैं। मुंबई से जो जहाँ पर मखदूम माहिमी है, हाजी अली है, तमाम चीजों को छोड़ते हुए आप यहाँ पर आ गए? जी, यहाँ पे मैं 5 साल से इरादा बना रहा था, मगर इस बार अल्लाह ने सुन लिए, सरकार की जियारत किया, बहुत सुकून मिला और इंशाल्लाह अभी 2 दिन और रहूंगा, उसके बाद जाऊंगा। तो कुल खत्म हो गया, फिर क्यों रहेंगे? फिर भी अभी 2-3 दिन घूम के फिर जाऊंगा। क्या अभी मन भरा नहीं? नहीं, अभी नहीं भरा है, अभी 2-3 दिन रहूंगा तो सुकून मिलेगा जाके। अभी 2-3 दिन रहेंगे और सुकून मिलेगा। जी, आपका नाम? हमारा मोहम्मद दाऊद राजिन है जी, सीतामढ़ी जिला है, मलाही गांव पड़ता, बेला थाना। वहाँ से आप यहाँ पे किस लिए आए? आए हैं अपना बाबा से मुलाकात करने आए हैं, मुलाकात हो गया, दीदार हो गया, अब बहुत सुकून है, बहुत एवं व्यवस्था कारा शासन से है, कहीं छेड़छाड़ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, कहीं छेड़छाड़ नहीं है। आइए कुछ और लोगों की बात करें, क्योंकि जब हम ख्वाजा की बात करते हैं तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, यूनिटी की बात की जाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी की नगरी भी अगर है तो ख्वाजा की भी नगरी है। तो यहाँ पर हम तहजीबों का संगम देखते हैं। यहाँ पर हमारे साथ दीपक कुमार जी मौजूद है। दीपक जी से जानते हैं, दीपक जी, एक आप तहजीब की बात करते हैं, भारत की सभ्यताओं का संगम गंगा जमुनी तहजीब, उसे किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जहाँ लाखों की संख्या में जायरीन यहाँ पर आए हैं, उसमें कल हम जब दरगाह शरीफ में घूम रहे थे, कई हिंदू जायरीन, कई सिख, अलग अलग हर धर्म मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं। और दरगाह बाजार का जो माहौल है, जब नमाज के लिए जब पंक्तियाँ लगती हैं तो जो दुकानदार हैं, जो कि उनको कोई मतलब नहीं है कि हम हिंदू हैं, सिंधी हैं, जैन हैं, क्या हैं, और वो सब उनको वहाँ पर अखबार बिछाने के लिए, कपड़ा बिछाने के लिए, या कभी जब अभी तो इस बार तो मार्च में उर्स हुआ है, फरवरी में, जब गर्मियों में जब उर्स होता था तो उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना या भोजन की व्यवस्था करना है, या किसी को चक्कर आ जाए, कुछ हो जाए, तो मतलब ये जो केंद्र है ख्वाजा साहब का, जो दरगाह शरीफ, ये सांप्रदायिक और इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठा हुआ है। यहाँ सिर्फ सद्भावना है, आपसी प्यार है, प्रेम है। और इस बार का जो उर्स रहा, जो यहाँ के जो अजमेर के जिला कलेक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा और पुलिस कप्तान श्री राष्ट्रदीप जी और दरगाह कमेटी की भी जो पूरी टीम है, इन्होंने इस बार कुछ विशेष तौर पे व्यवस्थाओं का जो ध्यान रखा है। और हम लोगों ने यहाँ पर विश्राम स्थली भी देखी, जो इस बार जिस तरह के हाईटेक टेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा माहौल, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ मेले में भी जो व्यवस्थाएं थी, एक पूरा कुंभ जैसा स्वरूप यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये जो आपने कहा कि बहुत अच्छा, और जाहिर सी बात अगर ये अच्छा नहीं होता, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं होती, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग नहीं होता, 5,500 पुलिस के जवानों को जो है चप्पे चप्पे जिस तरह तैनात किया गया, ये इसलिए किया गया कि आशिकाने ख्वाजा दुनिया के किसी हिस्से से भी यहाँ पर आए तो अब सिर्फ पूर्व अमन माहौल में, सुकून के माहौल में, शांति के माहौल में वहाँ पर दरगाह तक जाएं और अपनी अकीदतों की चादर वहाँ पर पेश करें, अपनी मोहब्बतों की चादर पेश करें, अपनी मुरादों को वहाँ पर पेश करें। जिस तरह से हमें देखते हैं कि लोग लंबा सफ़र, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करने के बाद जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके चेहरे की रंगत बताती है कि कितने थके हुए हैं, लेकिन जब वो दरगाह में जाते हैं, दरगाह की ज़ियारत करते हैं, तो अब दरगाह पर जब उनकी नज़र पड़ती है तो अब जिस तरह से उनकी रूह की बेचैनियाँ काफूर हो जाती हैं, वो देखने से ताल्लुक़ रहती हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 अजमेर।